हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज करके। तो जैसा कि स्टूडेंट हम डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने एक्सपेंड करके उनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट किया था, रो के थ्रू एक्सपेंड करके या फिर कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके, और यदि 2x2 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो हमने उसको डायरेक्ट फाइंड आउट किया था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट क्या है कि हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी एक्सपेंड करे बगैर हम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो यहाँ पे स्टूडेंट तीन हमने डिटरमिनेंट लिए हैं, इन तीनों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हमें प्रूव करनी है किसके इक्वल 0 के, यानी इन तीनों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट है उसमें हमें क्या करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ स्टूडेंट। इफ एनी 2 रोज और कॉलम, यानी रो के स्थान पर यहाँ कॉलम भी हो सकते हैं, तो कोई भी 2 रो या और मोर देन 2, यानी कोई भी 2 रो या 2 से ज्यादा रो जो है वो आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आपने उस जो आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, हम उस डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, उसकी कोई भी 2 रो या मोर देन 2, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी उसकी रो, और ये जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, फिलहाल जो हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं 3x3 ऑर्डर तक की हम बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और उसके डिटरमिनेंट की हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की। तो एनी 2 रोज और कॉलम्स मोर देन 2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है स्टूडेंट किन्हीं भी 2 रो के जो कोरोस्पोंडिंग एंट्री है उनकी हम बात कर रहे हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर वो आइडेंटिकल हो जाते हैं यानी सेम हो जाते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट मान लीजिए ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिया है और इस डिटरमिनेंट के अंदर मैंने स्टूडेंट ये एलिमेंट डाल दिया यहाँ पर। तो यदि स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है थर्ड कॉलम के, यानी इस कॉलम की सारी जो एंट्रीज है कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज या कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ इसके एलिमेंट जो है इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ क्या है, इक्वल हो गए, सेम हो गए। तो हम बोलते हैं ये जो कॉलम है इस कॉलम के, यानी C1 इज आइडेंटिकल टू C3, देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा तीनों भी आइडेंटिकल यहाँ हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ एक यूज करेंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट हम यहाँ यूज करेंगे उसमें हम क्या है वो प्रॉपर्टी कि कोई भी रो या कॉलम को आप रो के कॉम्बिनेशन में या कॉलम के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट आपको C1 चेंज करना है तो आप C1 प्लस K इंटू C2 या फिर C1 इज इक्वल टू, या C1 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, C1 प्लस KC2 K1 C2 प्लस K2 C3। यहाँ कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट कॉलम है इनके स्थान पे हम रो भी ले सकते हैं, यानी यही प्रॉपर्टीज रो के लिए भी लागू होती है। तो इस कॉलम को हम बाकी जो कॉलम हमारे पास बचते हैं ये तो लेना ही है जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो इंक्लूड होगा ही। उसके अलावा जो 2 कॉलम हमारे बच जाते हैं तो आप उनमें से एक कॉलम भी ले सकते हो और दोनों कॉलम भी ले सकते हो। तो उस दूसरे कॉलम को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप C1 में ऐड करके C1 के स्थान पे लिख सकते हैं और तीनों कॉलम का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कॉलम C1 है यहाँ पे
उस C1 की जगह स्टूडेंट मैं यहाँ पर C1 प्लस C2 कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने स्केलर क्या यूज किया स्टूडेंट, 1 यूज किया। यानी अभी मैंने मेंशन किया आप किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम, उस कॉलम में उस दूसरे कॉलम का के टाइम्स आप ऐड कर सकते हो। के यहाँ पे स्टूडेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं लेना आपने, क्योंकि जीरो आप ले लेंगे तो वही जीरो होते ही आपके पास C1 ही आ जाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अब मैं ये ऑपरेशन जो है इस डिटरमिनेंट के अंदर लगा रहा हूँ, इसका जो LHS पार्ट है उसके अंदर लगा रहा हूँ। तो ये जो डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास, इसमें फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा क्या, फर्स्ट और सेकंड का सम। इससे स्टूडेंट डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये आप ऑपरेशन यूज करते हो। तो ये आएगा x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। क्योंकि हमने इस एरो से पहले C1 है तो हमने C1 कॉलम को चेंज किया है, तो इसका मतलब है C2 एंड C3 आर सेम, ए बी सी। और ये हो गया x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर C1 जो कॉलम है ये और C3 जो कॉलम है, इनको अगर आप नोटिस करते हो तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो अभी हमने दो जो प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस की है, कि एक तो हम कॉलम को कॉलम के कॉम्बिनेशंस के रूप में लिख सकते हैं, रो को रो के कॉम्बिनेशन के रूप में यानी सम या डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या, कि कभी भी दो रो या दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की, क्योंकि C1 और C3 स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर प्रूव हो जाती है, जीरो के। तो यहाँ मैंने ये रीजन लिख दिया है, एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो डिटरमिनेंट इज जीरो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इस डिटरमिनेंट की, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमें किसके बराबर प्रूव करनी है, जीरो के। तो इसको स्टूडेंट मैं लेट कर लाता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो ये अब हमारे पास एक डिटरमिनेंट बन गया। अब हम इसमें स्टूडेंट क्या ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ऑपरेटिंग R1 और रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब आप किसी रो के स्थान पे वैल्यू लिख रहे हैं दूसरी रो की, तो उस रो को इंक्लूड करना है, बाकी दो रो का आप स्केलर टाइम्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका भी 1 टाइम्स और R3 का भी 1 टाइम्स इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, इन तीनों का सम, इस रो में ये तीनों रो ऐड हो जाएगी। तो जब आप ये तीनों एंट्री ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, प्लस बी से माइनस बी और इससे ये कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ जाएगी हमारा जीरो। इसी तरीके से इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस ए माइनस ए को कैंसिल कर देगा, माइनस सी प्लस सी को और माइनस बी प्लस बी को, तो ये एंट्री भी क्या हो जाएगी, जीरो। और इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो इसी तरीके से प्लस बी से माइनस बी, ए से माइनस ए और सी से माइनस सी कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगा जीरो। क्योंकि हमने फर्स्ट रो को चेंज किया है तो सेकंड रो हमारे पास सेम रहेगी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। और यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3, जो अभी हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है कि आप रो को, बाकी रो जो हमारे पास, रो को रो के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, कॉलम को कॉलम के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं एज ए सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट के टर्म में आपने नहीं लिखना है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं सम और डिफरेंस की। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या बताई थी, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी डिटरमिनेंट की सभी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम की, कोई भी आपने एनी रो या एनी कॉलम लिया है और उसकी सभी एंट्रीज, ऑल एंट्रीज जो है वो जीरो हो जाती है, वेनिसेस हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ देखिए जो हमारे पास R1 जो रो है, फर्स्ट जो रो है वो वेनिसेस हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ R1 आर जीरो, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो।
तो अगर आप इसको एक्सपेंड करके भी फाइंड आउट करेंगे तो भी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो डिटरमिनेंट है ये मैंने लेट कर लिया इसको 2 3 5, सेकेंड कॉलम इज 7 8 9 65 75 86। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि कॉलम को कॉलम के कॉम्बिनेशन के रूप में ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, या फिर रो को रो के अंदर तो हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैंने ये किया स्टूडेंट, जो C1 कॉलम है स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा करने से क्या होता है, जब इस तरह नंबर आए तो हमें क्या करना है, किसी तरीके से मल्टीप्लाई कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके हमने दो कॉलम आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए अगर मैं ये ऑपरेशन यहाँ यूज करता हूँ तो हमारे पास C1 जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, C1 प्लस 9 टाइम ऑफ C2। तो यहाँ इसका C2 हो गया और ये हो गया C1। तो यहाँ हमने वैल्यू लिखनी है, C1 का जो एलिमेंट है उसमें C2 के एलिमेंट को 9 से मल्टीप्लाई करके, 9 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, अगर 7 को हम करते हैं और उसमें C1 का एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65। इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 72 और उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो C1 का एलिमेंट अगर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 75। ऐसे ही इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 और 5 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 86। अब क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम को ही चेंज किया तो आप सेकंड कॉलम एज इट इज़ 7 8 9 65 75 86। और इस तरीके से जब डिटरमिनेंट आपके सामने जो आएगी उसको अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए C1 और C3 जो है वो क्या बन जाते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिकल बन जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सो या एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पे 2 से 3 प्रॉपर्टी जो है क्वेश्चन के अंदर यूज की है। बाकी जो प्रॉपर्टीज है हम अगले लेक्चर में यूज करेंगे।